पिछले पार्ट में हम बात कर रहे थे उत्प्रेरण के प्रकार के बारे में। उत्प्रेरण के कितने प्रकार हैं? दो प्रकारों के बारे में पढ़ा हमने, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। तो उसमें हमने समांगी उत्प्रेरण के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब हम बात करेंगे विषमांगी उत्प्रेरण के बारे में कि भाई विषमांगी उत्प्रेरण किसे कहेंगे। तो सेम जो परिभाषा दी जाएगी, किनको आधार मान करके दी गई है इनकी, अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद की जो भौतिक अवस्था है उसको आधार मान करके इनकी परिभाषा दी गई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विषमांगी उत्प्रेरण की परिभाषा। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, दूसरा क्या होगा उत्प्रेरक व उत्पाद, तीन हो गए। तीनों की भौतिक अवस्था कैसी हो भाई? समांगी उत्प्रेरण में हमने पढ़ा कि भाई समान हो तीनों की भौतिक अवस्था, तो इसमें क्या होगा विषमांगी में भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो तो यह प्रक्रिया विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। परिभाषा में हमने क्या पढ़ा कि भाई कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया में एक तो अभिकारक, दूसरा उत्प्रेरक और उत्पाद, तीनों की जो भौतिक अवस्था है वो कैसी हो? भिन्न भिन्न हो। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि पढ़ी थी हमने। अमोनिया निर्माण की हैबर विधि क्या पढ़ा था इसमें? भाई नाइट्रोजन गैस है, उसके बाद में तीन अणु किसके लेते हैं? हाइड्रोजन गैस के। उत्प्रेरक क्या होता है? आयरन उत्प्रेरक होता है। तो आयरन होता है सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में। और जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा? दो अणु किसके बनेंगे? अमोनिया के बनेंगे। और ये कौन सी अवस्था में होगी? गैसीय अवस्था में। तो इस अभिक्रिया में हमने क्या देखा? ये तो था अभिकारक, दूसरा ये हो गया हमारे पास में उत्प्रेरक, और ये क्या हो गया? उत्पाद। अब इनकी अगर हम बात करें, अभिकारक गैसीय अवस्था में है, उत्प्रेरक ठोस अवस्था में है, और उत्पाद क्या है? गैसीय अवस्था में। यानी कि जो भौतिक अवस्था है तीनों की समान नहीं है। सीधा ये बोल सकते हैं भाई अभिकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक की जो भौतिक अवस्था है वो समान नहीं होनी चाहिए, एक जैसी नहीं होनी चाहिए। अब अभिकारक ठोस गैस अवस्था में है, इसमें उत्प्रेरक ठोस अवस्था में, और उत्पाद क्या है? गैसीय अवस्था में। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वनस्पति तेल होते हैं, उनका हाइड्रोजनीकरण भी करवाया था हमने। तो वनस्पति तेल है, लिक्विड फॉर्म में होता है, इसका क्या करवाते हैं? हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन से योग करवाते हैं। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। उत्प्रेरक लिया था हमने कौन सा? निकिल उत्प्रेरक लिया था। निकिल उत्प्रेरक कैसा होता है? ठोस होता है। ये पढ़ा था हमने किसमें? धनात्मक उत्प्रेरक के एग्जाम्पलों में पढ़े थे हमने, या उत्प्रेरक की बात करें वहां पे पढ़ा था धनात्मक उत्प्रेरक में। उसके बाद में जो बनेगा प्रोडक्ट वो क्या बनता है? वनस्पति घी बनता है। यानी कि किसका निर्माण होता है?
डालडा का निर्माण होता है, लिक्विड फॉर्म, द्रव अवस्था। तो इस अभिक्रिया में भी क्या हुआ, अभिकारक थे, एक अभिकारक का अणु तो क्या है, द्रव अवस्था में, दूसरा कौन सी अवस्था में है, गैस अवस्था में है। तो अभिकारक की भी भौतिक अवस्था अलग हो गई। उत्प्रेरक की बात करें तो उत्प्रेरक भी ठोस अवस्था में हो गया। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, वो भी कैसी अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है। तो इनमें हमने क्या देखा कि भाई अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की जो भौतिक अवस्था है मैच नहीं कर रही है, समान नहीं है। तो ये किसके उदाहरण हुए, विषमांगी उत्प्रेरण। तो ये था हमारे पास में विषमांगी उत्प्रेरण। अब हम बात करेंगे जो विषमांगी उत्प्रेरण है उसकी क्रियाविधि के बारे में, कि भाई विषमांगी उत्प्रेरण है उसकी क्रियाविधि कैसे होती है, यानी कि किस तरीके से विषमांगी उत्प्रेरण की जो प्रक्रिया होती है वो संपन्न होती है। तो इसको नोट कर सकते हो आप। विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि। विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि की अगर हम बात करें तो ठोस उत्प्रेरक होते हैं। जैसे अगर हम बात करें भाई अधिशोषण सिद्धांत के आधार पर आधारित है, जो विषमांगी उत्प्रेरण की जो क्रियाविधि है वो अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित है। अधिशोषण हमने पढ़ा है कि भाई अधिशोष्य होता है, अधिशोष्य का अधिशोषक की सतह पर जुड़ना, वही क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। तो अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है ये क्रियाविधि। तो इसमें क्या होता है कि भाई जैसे कोई भी ठोस पदार्थ है, ठोस उत्प्रेरक है, तो उसकी सतह पर अधिशोषण किनका होगा, गैसीय अणुओं का। जो अभिकारक के जो अणु आएंगे वो किसके आएंगे, गैस के आएंगे। और वो अधिशोषित होंगे कहां पर, सक्रिय केंद्रों पर। अब बात आती है सक्रिय केंद्र किसे कहेंगे, उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजकताएं पाई जाती हैं, यानी कि खाली जगह पाई जाती है अभिकारकों के जुड़ने के लिए। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सक्रिय केंद्र कहते हैं। तो अधिशोषण सिद्धांत बाद में पढ़ेंगे, पहले क्रियाविधि देखते हैं। सक्रिय केंद्र समझ में आया होगा कि भाई जो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरकों की सतह पर रिक्त संयोजकताएं पाई जाती हैं, मुक्त संयोजकताएं पाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सक्रिय केंद्र कहते हैं। तो पहले चर्चा करते हैं हम उत्प्रेरण की क्रियाविधि के बारे में। तो उत्प्रेरक ले लेते हैं, डायग्राम से समझते हैं प्रक्रिया के द्वारा। ये जो लाइनें दिख रही हैं आपको इस तरीके से, इनको हम क्या बोल सकते हैं, सक्रिय केंद्र। कि भाई यहां पर अभिकारक आकर के जुड़ सकता है, इस स्थान पर आकर के जुड़ सकता है, कहीं पर भी आकर के इसमें जुड़ सकता है। तो ये हो गया हमारे पास में उत्प्रेरक। मुक्त संयोजकताएं हैं, अगर काउंटिंग की बात करें इस उत्प्रेरक की जो मुक्त संयोजकताएं होंगी, 3 ऊपर है, 3 नीचे और 2 साइड में है। तो ये सारे स्थान, ये स्थान है, ये स्थान है, ये सारे क्या है, मुक्त संयोजकताएं हैं। इनको हम क्या बोल सकते हैं, सक्रिय केंद्र बोल सकते हैं। यहां पर आकर के कौन जुड़ेगा, अभिकारक के। तो ये इनसे क्रिया करने के लिए कौन आ रहा है, जैसे मान लेते हैं ए और बी क्या है, अभिकारक के अणु है। ये दो अभिकारक जुड़ने के लिए आ रहे हैं। तो प्रथम पद में क्या होगा, जो अभिकारक है, अभिकारक के जो अणु हैं वो उत्प्रेरक के जो सक्रिय केंद्र है वहां पर क्या होंगे, अधिशोषित होंगे, वहां पर क्या होंगे, ये जुड़ेंगे। तो पहले पद में क्या होगा, अभिकारकों का उत्प्रेरक की
सतह पर अधिशोषण। ये जो अभिकारक के जो अणु हैं उत्प्रेरक की सतह पर जुड़ेंगे, कहीं पर भी जुड़ सकते हैं जहां पर इनको जगह मिलेगी। तो नेक्स्ट क्या बना, ये हमारे पास में उत्प्रेरक है, ये मुक्त संयोजकताएं हैं। तो इनमें किसी भी स्थान पर आकर के क्या हो सकते हैं, ये जुड़ सकते हैं सक्रिय केंद्रों पर। जैसे मान लेते हैं कि यहां पे जोड़ लेते हैं हम, ये ए जुड़ गया यहां पे और ये दूसरा बी जुड़ गया। अब क्या होगा, अभिकारक थे उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो गए। अब नेक्स्ट पद में क्या होगा, जो अभिकारक के जो अणु हैं वो किसका निर्माण करेंगे, मध्यवर्ती संकुल का निर्माण करेंगे, जो कैसा होगा, अस्थायी होगा। इससे पिछले पार्ट में पढ़ा था हमने मध्यवर्ती संकुल निर्माण, माध्यमिक यौगिक निर्माण सिद्धांत। तो इस पद में क्या हो रहा है, मध्यवर्ती संकुल का निर्माण, और ये मध्यवर्ती संकुल कैसा होगा, अस्थायी होगा। क्या हुआ, ये हमारे पास में उत्प्रेरक है, मुक्त, ये अभिकारक जोड़ देते हैं ए और बी, सेम यही है। अब मध्यवर्ती संकुल का निर्माण होगा तो ये दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो ये किसका निर्माण हुआ, यहां पर ये बंद बना है, कैसा बना है, अस्थायी बना है, मध्यवर्ती संकुल का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब अगले पद में क्या होगा, उत्प्रेरकों की सतह से क्या होगा, विशोषण होगा। तो उत्प्रेरक की सतह से विशोषण, विशोषण जानते हैं हम कि भाई जो अधिशोष्य था, यहां पे अधिशोष्य कौन है, अभिकारक है, यही जुड़ने के लिए जा रहा है सतह पर। तो अधिशोष्य का अधिशोषक की सतह से हटना ही क्या कहलाता है, विशोषण कहलाता है। अधिशोषक क्या होगा, ये हो गया अधिशोषक, अधिशोषक सतह हो गई ये सक्रिय केंद्र, ये क्या बोल सकते हैं, अधिशोषण, सॉरी अधिशोष्य। ये जुड़े हैं कहां पर, अधिशोषक की सतह पर। अब क्या हो रहा है, अधिशोषक कौन है, उत्प्रेरक है, इसकी सतह से क्या होगा, विशोषण होगा। तो ये सतह से क्या होंगे, दूर हटेंगे और किस में बदल जाएंगे, उत्पाद में बदल जाएंगे। तो ये तो बन गया हमारे पास में उत्पाद, यहां से हट जाएंगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा। उसके बाद में उत्प्रेरक जैसा हमारा पहले था शुरुआती अवस्था में, उसी तरीके का उत्प्रेरक वापस से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास में विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि। शुरुआत में क्या हुआ, अभिकारक उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक की सतह पर कौन जुड़ा, अभिकारक का अधिशोषण हुआ। अधिशोषण की अगर हम बात करें तो इसको क्या मान लेते हैं हम, उत्प्रेरक को अधिशोषक, और अभिकारक क्या है, अधिशोष्य। इसे ही तो अधिशोषण कहते हैं भाई, अधिशोष्य का अधिशोषक की सतह पर जुड़ना। जुड़े हैं कि नहीं, यहां पे जुड़ गए तो अधिशोषण हुआ। उसके बाद में माध्यमिक यौगिक का निर्माण हुआ, मध्यवर्ती संकुल का निर्माण हुआ, यहाँ पे मध्यवर्ती संकुल बन चुका है। उसके बाद में विशोषण, यानी कि उत्प्रेरक की सतह को छोड़ रहे हैं, किसकी, अधिशोषक की सतह को छोड़ा, उत्पाद प्राप्त हो गया, हमें उत्प्रेरक प्राप्त हो गया। तो ये थी विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि। अब हम बात करेंगे विषमांगी जो उत्प्रेरण है, अधिशोषण सिद्धांत समझ में आ गया। यहाँ पे अधिशोषण सिद्धांत में क्या है, इसको नोट कीजिए, हेडिंग डाल देता हूं मैं,
विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। विषमांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत की बात करें, जो सेम प्रोसेस समझाइए वही है। दोबारा से अब बोल के बता देता हूं मैं आपको, इसको वैसे पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठोस उत्प्रेरक है, ठोस उत्प्रेरक की जो सतह है उस पर गैसीय अभिकारकों के जो अणु हैं वो क्या होते हैं, अधिशोषित होते हैं। ये ठोस उत्प्रेरक था, अभिकारक गैसीय हो तो वो क्या होगा, इस सतह पर अधिशोषित होगा, अधिशोषित हुआ। उसके बाद में उत्प्रेरक की सतह पर क्या होती हैं, मुक्त संयोजकताएं पाई जाती हैं। ये संयोजकताएं क्या हैं, मुक्त संयोजकताएं हैं। और इन मुक्त संयोजकताओं को हम क्या कहते हैं, सक्रिय केंद्र कहते हैं। सवाल ये आ सकता है एक आध नंबर में कि सक्रिय केंद्र किसे कहेंगे, तो सक्रिय केंद्र उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजकताएं पाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सक्रिय केंद्र कहते हैं। अब इन सक्रिय केंद्रों पर कौन जुड़ता है, अभिकारक के अणु जुड़ते हैं। अभिकारक के अणु जुड़ते हैं, जुड़े यहां पर सक्रिय केंद्रों पर। जुड़ने के बाद में मध्यवर्ती संकुल का निर्माण होता है, यानी उत्पाद बनाते हैं। उसके बाद में विशोषण की क्रिया से वो दूर हट करके प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं। यह है विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। अब विषमांगी उत्प्रेरण का जो अधिशोषण सिद्धांत है, इसके द्वारा हम 4-5 बातें हैं उनकी व्याख्या कर सकते हैं। अब कौन कौन सी बातें हैं तो इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं जो मुख्य बिंदु हैं उन बिंदुओं की। बातों की अगर हम बात करें नंबर 1 पॉइंट की, कि जो उत्प्रेरक की जो सतह है, उत्प्रेरक की सतह पर बार बार यानी कि कंटिन्यूअसली क्या होता है, अधिशोषण व विशोषण होता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जो डायग्राम के द्वारा हमने समझा है, विशोषण होता रहता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई उत्प्रेरक की जो सूक्ष्म मात्रा है, उत्प्रेरकों की सूक्ष्म मात्रा ही अभिकारकों को उत्पाद में बदलने में क्या होती है, सक्षम होती है। पहला पॉइंट समझ में आया कि भाई जो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरकों की सतह पर बार बार क्या होता रहता है, अधिशोषण और विशोषण की प्रक्रिया होती रहती है, यानी कि जो अभिकारक हैं वो जुड़ते रहते हैं और विशोषण के द्वारा उत्पाद में बदलते रहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो उत्प्रेरक है उनकी सूक्ष्म मात्रा ही अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने में क्या होती है, सहायक होती है। नंबर 2 की अगर हम बात करें, अभिकारक है वो उत्प्रेरक की सतह पर क्या होते हैं, अधिशोषित होते हैं। उत्प्रेरकों की सतह पर क्या होंगे, नंबर 2 अभिकारक उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होते हैं, जिससे बंधों का निर्माण होता है, बंध बनते हैं, नए बंध बनते हैं। वह ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। पहले पढ़ चुके हम, ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। और ये जो ऊर्जा है वो सक्रियण ऊर्जा होती है, उसकी क्या कर देती है, तथा यह ऊर्जा या ऊष्मा अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा की पूर्ति कर देती है।
सक्रियण ऊर्जा की क्या कर देती है, पूर्ति कर देती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। दूसरा निष्कर्ष क्या निकला कि भाई अभिकारक है वो उत्प्रेरक की सतह पर चिपकते हैं, जुड़े, यहां पर जुड़ेंगे तो नए बंध बनेंगे, नए बंधों का निर्माण हुआ और नए बंध बन रहे हैं तो ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, उष्मा मुक्त होती है। पढ़ा है हमने अधिशोषण में क्या होता है, अधिशोषण क्या है, उष्मा क्षेपी प्रक्रम है, उष्मा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। तो उष्मा मुक्त हो रही है और ये जो उष्मा है अभिक्रिया में क्या करती है, जो सक्रियण ऊर्जा होती है, सक्रियण ऊर्जा की क्या कर देती है, पूर्ति कर देती है, जिससे अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, अधिशोषण है और विशोषण है, ये क्या होता है, उत्प्रेरकों की सतह पर होता है। अधिशोषण की जो प्रक्रिया है और विशोषण की है, जिससे क्या होता है कि उत्प्रेरक की जो सतह है वो क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। तीसरा निष्कर्ष क्या निकला कि अभिकारक व जो उत्प्रेरक है, पॉइंट की अगर हम बात करें तो अधिशोषण और विशोषण ये क्या कहां पर हो रहा है, उत्प्रेरक की सतह पर हो रहा है। उत्प्रेरक की सतह पर हो रहा है, इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाई उत्प्रेरक है उसके द्रव्यमान में और संगठन में अंत तक क्या होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उत्प्रेरक की परिभाषा पढ़ी थी हमने कि भाई वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है और स्वयं क्या रहता है, द्रव्यमान या संगठन की दृष्टि से अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरक कहलाता है। और ये संपूर्ण प्रोसेस क्या कहलाती है, उत्प्रेरण कहलाती है। तो तीसरे पॉइंट की बात करें, क्या है, अधिशोषण व विशोषण कहाँ होता है, उत्प्रेरक की सतह पर होता है, तथा जो उत्प्रेरक की जो सतह है अपरिवर्तित रहती है, यानी उत्प्रेरक की सतह पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अपरिवर्तित रहती है। अतः अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक के द्रव्यमान व संगठन कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये पॉइंट भी समझ में आ गया कि भाई अधिशोषण और विशोषण उत्प्रेरक की सतह पर होता है, जिससे उत्प्रेरक की जो सतह है वो क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। और रिएक्शन जब समाप्त हो जाती है तो उत्प्रेरक है उसके द्रव्यमान में और संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। चौथे पॉइंट की बात करें, नंबर 4, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। कल भी बताया था मैंने, उत्प्रेरक वर्धक क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। दूसरा क्या बोल सकते हैं, धनात्मक उत्प्रेरकों को उत्प्रेरक वर्धक कह सकते हैं। और उत्प्रेरक विष उत्प्रेरकों की जो अभिकारक है या फिर अभिक्रिया है उसके वेग को क्या कर देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, घटा देते हैं, सक्रियता को कम कर देते हैं। या दूसरी परिभाषा क्या लगा सकते हैं उत्प्रेरक विष की, जो ऋणात्मक उत्प्रेरक है उनको हम क्या बोल सकते हैं, उत्प्रेरक विष। तो उत्प्रेरक जो वर्धक है वो उत्प्रेरक के जो सक्रिय केंद्र हैं उन सक्रिय केंद्रों की संख्या को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। सक्रिय केंद्र बढ़ेंगे तो अधिशोषण की क्षमता में क्या होगी, वृद्धि होगी। और अधिशोषण की क्षमता बढ़ेगी
तो उत्प्रेरकों की जो क्रियाशीलता है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, जिससे अभिक्रिया के वेग में क्या होगी, वृद्धि होगी। चौथा पॉइंट क्या है, उत्प्रेरक वर्धक हैं। उत्प्रेरक वर्धक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, सक्रिय केंद्रों की जो संख्या होती है उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ेगी तो अधिशोषण की जो मात्रा है वो भी क्या होती है, बढ़ती है। अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी तो उत्प्रेरकों की जो क्रियाशीलता है उसमें भी वृद्धि होगी। फलस्वरूप परिणाम क्या निकलेगा, अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उत्पाद ज्यादा मात्रा में प्राप्त होगा। पांचवें पॉइंट की बात करें तो उत्प्रेरक विष की कर लेते हैं बात। उत्प्रेरक विष क्या करेंगे, जो सक्रिय केंद्र हैं, सक्रिय केंद्रों की संख्या को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। सक्रिय केंद्रों की संख्या कम होगी तो क्या होगा, अधिशोषण की जो क्षमता है वो क्या होगी, कम होगी। भाई पदार्थ कम चिपकेंगे, सक्रिय केंद्र ही नहीं मिलेंगे, जगह ही नहीं मिलेगी, तो सक्रियता में क्या हुई, कमी हो गई। तो अभिक्रिया का जो वेग है, अधिशोषण कम हुआ, अधिशोषण कम हुआ तो अभिक्रिया के वेग में क्या होगी, कमी होगी। तो ये थे विषमांगी उत्प्रेरण के जो अधिशोषण सिद्धांत हैं उसके जो निष्कर्ष थे, निष्कर्ष पढ़े हमने। सममांगी उत्प्रेरण भी पढ़ लिया, विषमांगी उत्प्रेरण भी पढ़ लिया। तो उम्मीद है ये समझ में आए होंगे। उसके बाद में वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे एंजाइम्स के बारे में। उत्प्रेरण कंप्लीट होता है, उसके बाद में इसी पार्ट में आता है एंजाइम्स। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।